गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का श्योर सक्सेस चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए, यदि हम आज की वीडियो की बात करें तो आज की वीडियो आपको सीबीएसई क्लास 10th रियल नंबर्स एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 1.3, हालांकि पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 को अच्छी तरीके से कंप्लीट किया था, जिसमें शायद सवाल नंबर 1 से लेकर 1 से लेकर सवाल नंबर 7 तक वो बातें थी। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो। हालांकि अच्छा आपने रिस्पांस भी दिया है, इसके लिए शुक्रिया। तो अब देखिए, तो यदि हम बात करें एक्सरसाइज 1.3 की थ्योरी की, क्योंकि अभी फिलहाल एक्सरसाइज 1.3 का थ्योरी पढ़ेंगे और थ्योरी के बाद हम लोग एक्सरसाइज को समझने की कोशिश करेंगे। तो आखिर आपको मतलब कि एक्सरसाइज 1.3 में कौन कौन सी बातें, वो क्या कहना क्या चाह रहा है आपको। तो आइए सवाल पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सब सवाल बोल रहे हैं, मतलब उसके थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं वो कहना क्या चाहता है। हालांकि ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं, जो भी आपका कुछ बातें हैं, कुछ थ्योरम जानेंगे, कुछ थ्योरम को पढ़ेंगे और थ्योरम से रिलेटेड कुछ ऐसी बात, जिससे मान लो सपोज कुछ आपको मतलब कि इरेशनल नंबर यानी कुछ वैल्यू आपको √5 √2 √3 होगा, जिससे मान लो सपोज आपको प्रूफ करना होगा कि इसको प्रूफ कीजिए कि ये सच में इरेशनल नंबर है या नहीं। तो उससे पहले कुछ थ्योरम, उस पहले थ्योरम को पढ़ लेते हैं। थ्योरम का नाम है, हालांकि थ्योरम 1 नहीं है, इसको हम थ्योरम 1.3 है वो, यहाँ पे इसको लिख दे रहे हैं थ्योरम 1.3। तो थ्योरम 1 पर आप अपने एनसीईआरटी बुक्स में देख सकते हैं। यदि आपके पास एनसीईआरटी बुक्स नहीं है तो मतलब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनसीईआरटी का बुक का पीडीएफ डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। तो थ्योरम 1.3 की यदि हम बात करें तो लेट पी बी अ प्राइम नंबर, मतलब कि कोई p एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिसका मतलब कि फैक्टर 1 और उस मतलब वह नंबर के अलावा कोई दूसरा फैक्टर ना हो। तो लेट p बी अ नंबर, लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ, अब आगे क्या है, यदि p डिवाइड्स a स्क्वायर, मतलब सपोज a स्क्वायर एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, ऐसा आप मान सकते हैं। तो p जो है a स्क्वायर को डिवाइड करता है। p जो प्राइम नंबर है ये p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन p डिवाइड्स a। यदि p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तब या फिर तो p a को भी डिवाइड करेगा। समझेंगे आगे कहना क्या चाह रहा है, एग्जांपल से समझेंगे, इसके थ्योरम को समझने की कोशिश करेंगे। यदि p मतलब किसी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर को यदि डिवाइड करता है तो वही p उस नंबर यानी कि a को भी डिवाइड करेगा। वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, आ भी गया जहां पर a एक पॉजिटिव इंटीजर है। चलिए मान लेते हैं, मतलब इस थ्योरम के प्रूफ को देखते हैं। सॉरी, तो ये थ्योरम का प्रूफ कहना क्या चाहता है, जैसे मान लो सपोज हम मान लेते हैं कि लेट a इज इक्वल टू, तो मान लो आप कि हम a को एक फैक्टर मानते हैं, मतलब a एक पॉजिटिव इंटीजर है, उसका फैक्टर हो सकता है ना, प्राइम फैक्टर हो सकता है। तो मान लो सपोज a का प्राइम फैक्टर है p1 p2 p3 डॉट 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 कहां तक, pn तक। देखो ध्यान से, हमने a का एक प्राइम फैक्टर मान लिया कि p1 p2 p3 डॉट डॉट pn। अब ऐसा करते हैं, अब मान लो कि ये, अब a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने a मान लिया है। अब मेरे को a स्क्वायर को भी दिखाना है, तो मान लो सपोज हम करते हैं a इंटू ए। तो मान लिया जाए कि हमने क्या किया, a इंटू ए, मतलब कि a को स्क्वायर फॉर्म में लाने की कोशिश की। तो अब मान लिया सपोज कि p1 p2 p3 डॉट कहां तक, pn तक, ये a की वैल्यू थी, तो a की वैल्यू को रख दिया, फिर इंटू का साइन है, इंटू दिया हमने, और फिर a की वैल्यू को रखेंगे। तो फिर से देखो यहाँ पर p1 p2 उसके बाद आपका p3 डॉट डॉट कहां तक, pn तक। देखो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, मतलब कि कोई a वैल्यू था, उसके बाद फिर हमने a की वैल्यू को रखा। अब देखिए मल्टीप्लाई कर दे, a में a से a स्क्वायर, उसके बाद इन दो नंबर्स को स्क्वायर करेंगे ना, जाहिर सी बात है आपका यहाँ पे इंटू तो स्क्वायर होगा, दोनों नंबर सेम है, तो क्या हो जाएगा आपका p1 p2 p3 डॉट डॉट pn का होल स्क्वायर कर लो, या फिर ऐसा कर लीजिए ना, p1 में p1 से
P1 स्क्वायर P2 में P2 से P2 स्क्वायर, P3 में P3 से P3 स्क्वायर और Pn को Pn से, तो ये हो जाएगा आपका Pn स्क्वायर। हम देख रहे हैं क्या कि हर एक जो पार्ट है वो एक स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो अब देखो बात एकदम बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से। हमने शुरुआत यहां से किया, ला दिया हमने यहां पर। हम देख पा रहे हैं क्या, पहले a का फैक्टर ये था, मतलब ये सारी की सारी वैल्यू, हालांकि हमने P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn माना, आप कुछ भी मान सकते हो अपने हिसाब से। तो ये a की सारी फैक्टर a को डिवाइड कर रही थी, और वही फैक्टर का स्क्वायर, मतलब कि P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर Pn डॉट Pn स्क्वायर, ये भी आपको मतलब कि ये जो आपका a स्क्वायर, देखो यहाँ पे a का फैक्टर था, उसके बाद हमने a इंटू a किया तो ये फैक्टर आया। अब ये a स्क्वायर का क्या फैक्टर हो गया, आपको ये फैक्टर हो गया, a स्क्वायर का फैक्टर ये हो गया। तो जहां पे a का फैक्टर ये था जो a को डिवाइड कर रहा था, वहीं पे a स्क्वायर का फैक्टर ये है, और ये भी जो है आपको a स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है मान लो सपोज। तो देखिए अब समझना ये है, यदि हम अपने थ्योरम के अकॉर्डिंग बात को समझने की कोशिश करें एक एग्जांपल के तहत, तो p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, वही p a को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं क्या कि एक p या P1 P2 P3 कुछ भी a को डिवाइड कर रहा है, अब वही p, हालांकि वो स्क्वायर फॉर्म में, वो बात दूसरी, अब उसको आप अलग अलग भी कर सकते हो, और वही जो स्क्वायर फॉर्म है वो a स्क्वायर को मतलब कि ये डिवाइड कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल समझने की कोशिश कीजिए, हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, वीडियो को ध्यान करके देखिएगा, आप आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। मान लो सपोज कोई एक 81 एक नंबर है, जाहिर सी बात है आप पॉजिटिव इंटीजर है वो, तो 81 का फैक्टर क्या होता है, यदि आप 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, आपने पढ़ा है 1.2 में, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 में 3 से 9, 9 3 से 27 और 27 3 से 81, तो ये 81 का क्या हो गया, आपका फैक्टर हो गया। तो हम देख पा रहे हैं क्या कि 81 का जो फैक्टर, ये जितने नंबर्स हैं, ये नंबर्स 81 को डिवाइड करता होगा। अब 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 81 किसका स्क्वायर है, 81 स्क्वायर किसका, 9 का, तो 9 का फैक्टर क्या होता है, 3 इंटू 3। तो यहाँ पे देखो जो फैक्टर 81 को डिवाइड कर रहा था, वही फैक्टर इसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करता है। तो वही तो कह रहा है यहाँ पर कि यदि p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वही p a को भी डिवाइड करेगा। मतलब कि यदि ये मान लो सपोज 3 इंटू 3 9, यदि 9 81 को डिवाइड कर रहा है, तो वही 9 9 को भी डिवाइड करेगा। बस यही तो आपका थ्योरम था। तो उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ में आई होगी। मतलब वीडियो को पॉज करके नोट करें, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए अब बात करते हैं थ्योरम 1.4 की। तो 1.4 में कह रहा है क्या आपसे कि √2 इज इरेशनल, मतलब कि मेरे को थ्योरम के जरिए ये बातें प्रूफ करनी है कि क्या सच में √2 एक इरेशनल नंबर है। तो आइए देखते हैं। देखिए कभी भी ऐसा सवाल हो कि मेरे को क्या प्रूफ करना है, √2 इज इरेशनल, तो हम ऐसा मान के चलेंगे, मतलब कि अपनी मतलब कि एक इसका विरोध करेंगे, जिसको हम ये कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं अंग्रेजी में। इसका विरोध करते हुए क्या कहेंगे कि नहीं, √2 एक रैशनल नंबर है। उसके बाद अंत में जो हमने माना था वो मानी हुई बात मेरी गलत हो जाएगी, और गलत होने के बाद माफी मांगते हुए हम ये बात कहेंगे कि हाँ सच में √2 एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले मेरे को मानना पड़ेगा अपना, मतलब इसका विरोध करते हुए, इसका कॉन्ट्रडिक्शन करते हुए कि लेट अस अज्यूम दैट पर लगाओ द, तो let us assume that contrary that √2 is रैशनल। देखो ध्यान से भाई, मतलब कि कह रहा था कि √2 इज इरेशनल, लेकिन हमने इस सवाल का या फिर इस थ्योरम का विरोध करते हुए
हमने इसका क्या कॉन्ट्रडिक्शन किया कि लेट अस अज्यूम दैट कॉन्ट्रेरी दैट रूट टू इज रैशनल, कि हमने ये मान लिया कि माना कि रूट टू एक रैशनल नंबर है। तो यदि मान लो सपोज रूट टू रैशनल नंबर है तो रूट टू को कौन से फॉर्म में लिखा जा सकता है, आप बताओ। यदि रूट टू रैशनल नंबर है तो रूट टू को हम a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, आप p बाई क्यू भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, आप कुछ भी लेटर मान लो। हम मान लिया क्या कि यदि देखो ध्यान से, हालांकि रूट टू आपका इरेशनल है लेकिन हमने इसका विरोध करते हुए कहा कि रूट टू एक रैशनल नंबर है। तो यदि ये रैशनल है तो इसे a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां यहां ब्रैकेट में लिखोगे वेयर a एंड b इज को प्राइम नंबर्स। मतलब कि a और b को प्राइम नंबर्स है। आप कहोगे सर ये को प्राइम, प्राइम सुन लिया आपने, बताया कंपोजिट बताइए को प्राइम होता क्या है। देखिए को प्राइम नंबर्स उसको कहते हैं जिसका फैक्टर दो, यदि हम दो नंबर्स की बात कर रहे हैं ना, तो दोनों नंबर्स की यदि हम बात करें तो दोनों नंबर्स में केवल कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई और दूसरा ना हो। जैसे मान लो सपोज को प्राइम 3 और 5, 3 5 को प्राइम नंबर है क्योंकि 3 का फैक्टर 1 और 3 होता है और 5 का होता है 1 5, दोनों में कॉमन क्या है 1। तो एक ऐसा नंबर जिसके फैक्टर 1 के अलावा कोई दूसरा ना हो उसे को प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो हमने रूट टू इक्वल टू ए अपॉन बी मान लिया। अब आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो बी में रूट टू से, तो रूट टू भी भाई तीसरा से गुना किया गया है, समझ गए ना, बहुत बढ़िया, गुड। यहाँ पे ए हो गया। तो अब मान लिया सपोज, अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, तो कर लेते हैं या आपको दिखला देते हैं। रूट टू बी स्क्वायर ए स्क्वायर, रूट टू में रूट टू से करेंगे स्क्वायर तो क्या होगा 2 होगा, और बी स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा आपका ए स्क्वायर। तो अब देख रहे हैं हम क्या, हम कि ए स्क्वायर यहाँ पे आया ना, तो ए स्क्वायर 2 का क्या है डिविजिबल है, मतलब ए स्क्वायर 2 को क्या करता होगा डिवाइड करता होगा। भाई देखो ध्यान से समझोगे कि रूट टू बी का स्क्वायर किया हमने, 2b स्क्वायर आया इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हम देख पा रहे हैं क्या कि ए स्क्वायर जो है 2 का फैक्टर है, मतलब ये कि ए स्क्वायर जो है आपको 2 को डिवाइड करता होगा। तो ए स्क्वायर इज, लिख सकते हैं हम भाई, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, मतलब कि ए स्क्वायर जो है 2 से क्या है डिविजिबल है। तो यदि वो 2 से डिविजिबल है तो हम ये भी कह सकते हैं क्या, देखो ध्यान से, अब आते हैं थ्योरम के अकॉर्डिंग, जो हमने थ्योरम पढ़ा 1.3, उसमें हमने देखा क्या कि यदि ए स्क्वायर या मान सपोज कोई नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही नंबर उस स्क्वायर रूट यानी कि ए को भी क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि a is also divisible by 2, मतलब कि a जो है a जो है 2 से भी क्या है आपको डिविजिबल है। तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब इस पार्ट को आप क्या मान लो इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। उसके बाद आते हैं क्या, मतलब अब बात करें हम तो 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। चलिए फिलहाल आप इतना नोट कीजिए, जो मैं रब करना पड़ेगा, तो वीडियो को पॉज करके आप नोट करें। तो चलिए अब बात, जैसे हमने आपने नोट कर लिया कि जैसे मान लिया जब 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर जो है ए स्क्वायर को 2, मतलब ए स्क्वायर जो आपको 2 से डिविजिबल है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पे ये बात आप लिख दीजिए इस तरीके से कि a इज इक्वल टू 2c, यहाँ पे ये निशान इक्वल का मत दो, सॉरी, ए स्क्वायर इक्वल टू 2c, ये हुआ। तो सर आपने ये क्यों लिखा 2c, तो देखो मेरे भाई जब ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो ए भी क्या है 2 से डिविजिबल है,
हमने क्या लिख दिया a इक्वल टू 2c। अच्छा c क्यों लिख दिया सर आपने? देखो तो मान लो सपोज कोई नंबर डिविजिबल है तो वो कौन से फॉर्म का हो सकता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a इक्वल टू मान लो सपोज ये b की वैल्यू है और यहाँ पे क्यों डाल दिया, c लिख दिया, कुछ भी आप मान सकते हो अपने स्मॉल लेटर के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे ये बात जरूर लिख दो कि c जो है C is any इंटीजर, मतलब C जो है कोई इंटीजर है। तो ये बातें हमने यहाँ पर ये बातें लिख दी, a इक्वल टू 2c। अब देखिए, अब जो पहले का जो हालांकि उसको तो हमने रब कर लिया, आप जब नोट करोगे तो आप ध्यान दे लोगे कि क्या वहां पर इससे पहले वाला क्या था, 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इससे पहले जो था, और यही पहले मेरी गलती, 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखा हमने 2b स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा a स्क्वायर जगह पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बोलो कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो a स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 2c है आपका। तो 2b स्क्वायर इक्वल टू 2c का क्या हो जाएगा, क्योंकि ये कौन से फॉर्म में है, तो स्क्वायर के फॉर्म में ये करो तो 2b स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4c स्क्वायर। अच्छा ये देखो ये 2 से कट जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। अरे 2 दूनी 4 कट जाता है भाई, सही जा रहे हैं ना, गुड। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं क्या कि बी स्क्वायर जो है, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, है ना। जब बी स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर है तो बी स्क्वायर भी आपको 2 से डिविजिबल है, बी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। और यदि हम बात करें तो ये बात हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, और इसका जो b होगा स्क्वायर रूट b भी क्या होगा, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, यानी b भी जो है आपका ये मतलब 2 से क्या है, डिविजिबल है। आप अब इसको रब कर रहे हो, और इससे पहले जो हम इसको 1 1 मानते इक्वेशन, और इसको क्या मानिएगा, इक्वेशन 2 मानिएगा। क्या मानिएगा आप ये वाले को, इक्वेशन 2। हालांकि दोनों पार्ट को भी आप मान सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यदि हम इसको नीचे वाले पार्ट को रब करें, जो कि आप तो इससे पहले वाले नोट कर ही लिए होंगे, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गया। अब देखेंगे हम बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, इक्वेशन 1 में क्या था, अच्छा मान लिया जब आपने लिया √2 इज इक्वल टू a अपॉन b, और a b क्या था, को प्राइम था। को प्राइम मतलब क्या होता है कि दो नंबर्स होंगे जिनका फैक्टर केवल 1 कॉमन फैक्टर, उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो क्या, इक्वेशन फर्स्ट में क्या था कि b, मतलब इक्वेशन फर्स्ट में क्या था कि a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, मतलब a भी 2 से डिविजिबल है और b भी 2 से डिविजिबल है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, जब √2 इक्वल टू a अपॉन b माना, और वेयर a एंड b इज को प्राइम नंबर्स, यदि a और b को प्राइम यानी कि 1 के अलावा कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता। तो ये बातें कहां से आ गई कि इक्वेशन फर्स्ट में a भी 2 से डिविजिबल है और b भी 2 से डिविजिबल है, मतलब कि दोनों में 2 कॉमन फैक्टर कैसे आ गया, जो हमने माना रैशनल ना, वो बातें गलत साबित हो गई। ये हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से मेरे को ये बात पता चली कि नहीं ये बिल्कुल गलत था। इस गलत को मानते हुए हम ये कहेंगे कि नहीं सचमुच √2 एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या कि a भी 2 से डिविजिबल है और b भी क्या है 2 से डिविजिबल है। तो दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता यदि वो को प्राइम नंबर्स हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2 a एंड b, बहुत बढ़िया देखिएगा यहाँ पर बाय इक्वेशन 1 एंड 2 a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर्स, मतलब सपोज a और b में कॉमन फैक्टर्स कितना है, आपको कॉमन फैक्टर लिखो, केवल कॉमन फैक्टर 2 है कि a और b में
कॉमन फैक्टर 2 आ गया, हालांकि 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर होता ही नहीं है, तो ऐसा आ गया। तो अब लिखेंगे सो फिलहाल मैं तो नोट कीजिए तो फटाक से, उसके बाद हम आगे बता रहे हैं आप लोग को। तो चलिए, तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 से हमने ये बातें समझ गई, और हालांकि समझ हमने बचाने के लिए बातें लिख दी, हम इसको समझा देते हैं आप लोगों को। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 2, तो सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन, तो अब मान लो सपोज जब आपने माना स्टार्टिंग में कि a और b को प्राइम है, तो अब ये हैविंग फैक्टर 2 कहां से आ गया? तो इसलिए आया क्योंकि सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजिंग बिकॉज, क्योंकि ये गलती इसलिए पैदा हुआ या हुई बिकॉज, क्योंकि आवर इनकरेक्ट अजम्पशन, जो हमने माना था वो हमने बिल्कुल गलत माना, और गलत मानने के बाद हमने ये बात समझा कि नहीं सचमुच रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आई होगी। वीडियो को अच्छे से मतलब पॉज करके आप बातों को नोट कर लीजिए, प्लीज पॉज एंड वीडियो नोट इट डाउन। तो चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 1। हालांकि आपका जो एक्सरसाइज 1.3 है उसका थ्योरी हमने खत्म कर लिया, बखूबी हमने समझ लिया। अब समझते हैं एक्सरसाइज 1.3 का सवाल नंबर पहला। कह रहा है कि प्रूफ दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। बिल्कुल वन थ्योरम 1.4 के रूट 2 वाले जो आप इससे पहले वाले वीडियो अपलोड किए हैं, बिल्कुल हूबहू उसी बनाइएगा, बन जाएगा। चलिए ये देखते हैं। तो प्रूफ दैट रूट 5 इज इरेशनल, मतलब मेरे को प्रूफ करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। हमने बताया था इसका ठीक उल्टा लेके चलेंगे, इसका विरोध करेंगे हम। तो क्या लिखिएगा, मतलब बोलते जाइए, बहुत बढ़िया। लेट अस अज्यूम द contrary that रूट 5 इज क्या रैशनल। हमने मान लिया कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। तो यदि रूट 5 रैशनल नंबर है, वो कौन से फॉर्म का होगा? a अपॉन b के फॉर्म का। और a b यहाँ पे है क्या? a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए b में रूट 5 से, b रूट 5 इक्वल टू a। उसके बाद क्या लिखे थे आप? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो b रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? a स्क्वायर। तो रूट 5 को रूट 5 से 5 b स्क्वायर प्लस दिए केवल, और a स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्या कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, यानी a स्क्वायर जो 5 से डिविजिबल है। तो जब a 5 से डिविजिबल है तो हम तो ये भी कह सकते हैं a इक्वल टू 5c, कि क्या कह सकते हैं कि a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। माने a जो है, ए भी क्या नाम है आपको 5 से डिविजिबल है, इसे आप मान लीजिए इक्वेशन 1। और यहाँ पे है सी क्या है, तो सी को लिख दीजिए कि सी इज एनी इंटीजर, लिख दिया हमने। तो इक्वेशन 1 हो गया। चलिए इसको फटाक से वीडियो को पॉज करके आप नोट कीजिए, फिर आगे वाली बातें हम आपको समझा देंगे आगे कैसे लिखा। आप तो समझ ही रहे हैं, लेकिन फिर आगे देखते हैं हम लोग। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो अब देखा क्या हमने, एक बार तो हमने 5c मान लिया, जहाँ पे c एक एनी इंटीजर है। जिससे पहले वाला क्या था आपका 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो 5b स्क्वायर, a स्क्वायर वैल्यू क्या है 5c, तो 5c का होल स्क्वायर। तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पे c स्क्वायर, ये 5 से कट जाएगा 5 टाइम्स में, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या कि b स्क्वायर इज क्या डिविजिबल बाई 5। जब b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3 क्या कि b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई, अरे बोलते रहिए भाई, हाँ डिविजिबल बाई
5, यानी कि बी भी क्या नाम है आपको 5 से डिविजिबल है, इसे आप मान लीजिए इक्वेशन 2। तब आप ये ध्यान दो कि जब ए और बी को प्राइम है तो को प्राइम में 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर होता ही नहीं है कॉमन, तो यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5 कैसे? जो आपने शुरू में माना था √5 एक रेशनल नंबर है, ये आपने बिल्कुल गलत माना है। अपनी गलती को आप मानिए और ये मानने के बाद हम कहेंगे कि नहीं सचमुच हमसे गलती हुई है, हमसे विरोधाभास हुआ है कि सच में √5 जो है एक इरेशनल नंबर है। तो अब यहाँ पे हम इस चीज को रद्द कर रहे हैं, क्योंकि आप तो पिछले वीडियो में आप नोट किए होंगे। आप देखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 ए एंड, वही बात, ए एंड बी, A and B having common factor 5, यानी A और B में एक कॉमन फैक्टर 5 है। दिस क्वांटिटी, अब मान सपोज हमने यहाँ तक समझ लिया कि A and B having common factor 5, उसके बाद ये बातें हम कह सकते हैं सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन बिकॉज, मतलब ये जो गलती जो पैदा हुई है ये क्यों पैदा हुआ? क्योंकि ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, जो हमने माना था वह एजम्पशन हमारा बिल्कुल मतलब इनकरेक्ट यानी गलत था। इस आधार पर हम कह सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, इसको हम रब कर दें। इस आधार पर हम कह सकते हैं क्या कि सो यू कैन से दैट, सो वी कैन से दैट √5 इज इरेशनल, यानी √5 एक इरेशनल नंबर है, हेंस प्रूव। चलिए वीडियो को पॉज करके फटाक से नोट कीजिए, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए सवाल नंबर 2 की बात कर रहे हैं हम लोग, 1 तो वही आपने नोट कर लिया है। सवाल नंबर 2 कह रहा है क्या? प्रूफ दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो बिल्कुल वही काम करें जो करते आ रहे हैं। लेट अस अज्यूम दैट, या फिर द कॉन्ट्रेरी दैट 3 + 2√5 इज रैशनल, मतलब हमने इसका विरोध करते हुए 3 + 2√5 को रैशनल मान लिया। उसके बाद यदि 3 + 2√5 रैशनल है तो उसे a और b के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पे a और b क्या होगा? आर को प्राइम नंबर्स। तो उसके बाद करेंगे क्या हम कि 2 + √5 यहीं पे रखते हैं और 3 को उधर लेके जाते हैं, तो a/b - 3, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस में। उसके बाद 2√5 इज इक्वल टू अब देखिए यहाँ पे इसका क्या कर सकते हैं हम, एलसीएम ले लीजिए, नीचे तो 1 छुपा रहता है ना, तो एलसीएम लेते हैं हम, तो a मतलब यहाँ पे b होगा और यहाँ पे a माइनस, उसके बाद ये हो जाएगा आपका 3b। एलसीएम भी आ गया, नीचे 1 छुपा रहता है, b1 एलसीएम b आया, b में b से डिवाइड 1 आया, 1 में a से a माइनस b में 1 से तो b, और b में 3 से 3b, a - 3b अपॉन b। अब क्या करें हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, √5 यहीं पे रखिए और a - 3b अपॉन b में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 2b होगा। सही जा रहे हैं ना? √5 इक्वल टू ए, जो क्रॉस केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया गया है 2 में b से 2b, √5 को यहीं रखा गया है, √5 इक्वल टू a - 3b अपॉन 2b। तो अब देख रहे हैं क्या कि अब यहाँ तक हो गया ना, तो ये तो a और b क्या चीज था आपका, हमने a और b एक मान लो सपोज आपको प्राइम नंबर्स है, उसके साथ साथ a अपॉन b ये p/q के फॉर्म में है, तो ये कौन सा नंबर होगा? रैशनल होगा। यहाँ पे लिखिएगा since a and b are integers, since a and b are integers, तो जब a और b इंटीजर्स है, ये जो पूरी नंबर्स है a - 3b अपॉन 2b, यानी a - 3b अपॉन 2b will also be इंटीजर्स, या फिर तो जाहिर सी बात है जब a और b इंटीजर्स है तो a - 3b अपॉन 2b क्या हो जाएगा? रैशनल होगा, क्योंकि इंटीजर्स रैशनल में आते हैं। विल आल्सो बी रैशनल
तो देयरफॉर क्या होगा आपको, देयरफॉर √5 इज रैशनल। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है कि since a and b are integers, तो a minus 3b upon 2b will also be rational। जब ये पूरा पार्ट रैशनल है तो ये भी पार्ट क्या होगा, जो कि इसके इक्वल माना गया है ना। जब ये पूरा पार्ट रैशनल है तो ये भी क्या होगा, आपका एक रैशनल नंबर होगा। तो हम कह सकते हैं क्या कि देयरफॉर √5 इज रैशनल। लेकिन अभी इससे पहले हमने क्या कहा माना, या हमने क्या प्रूफ किया, √5 इरेशनल है, और अभी यहाँ पे क्या आ गया, रैशनल। तो पहली वाली बातों को फिर से याद करेंगे और हम ये बात कहेंगे फिर से अपने कॉन्ट्रडिक्शन के तहत। पहले आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, तो इतना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हमने ये बता दिया कि सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, a और b इंटीजर्स रहा, तो a माइनस 3b अपॉन 2b भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। जब ये रैशनल है तो √5 भी क्या होगा, रैशनल होगा। लेकिन दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट, मतलब सपोज हमने अपने विरोध को करते हुए हम ये जानते हैं कि √5 क्या चीज है, इरेशनल है। तो हेंस चूंकि आवर एजम्पशन दैट, जो हमने माना था 3 + 2 √5 इज रैशनल, वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो देयरफॉर इसलिए हम कह सकते हैं क्या, वी कैन से दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। क्योंकि यहाँ पे जो आप हम रैशनल कह रहे हैं ना, ये जो, हालांकि ये तो नंबर रैशनल है, लेकिन √5 को जो बता रहे हो आप रैशनल इक्वल के तहत, तो इस ये तो पहले ही प्रूफ हो चुका है पहले सवाल में कि जो √5 है वो इरेशनल है। जब √5 इरेशनल है तो उसके पूरे की पूरी पार्ट क्या हो जाएगी, आपको इरेशनल हो जाएगा, यानी जो रैशनल माना था वो फॉल्स हो गया, अब पूरा पार्ट क्या हो गया आपका इरेशनल। चलिए उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आई होगी। यदि थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा, दोबारा समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम तो आप कमेंट सेक्शन में अपना जवाब देंगे और मेरे को बताएंगे। फिलहाल आप वीडियो को पॉज करके नोट करें, फिर आगे सवाल में बढ़ेंगे। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए सवाल नंबर 3 की बात करते हैं। सवाल नंबर 3 में हम कह रहा है क्या कि प्रूफ दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, मतलब मेरे को प्रूफ करना है, कुछ आपको बातें दी गई हैं और ये बात बतानी है कि आपको इरेशनल है। जैसे पहला आपका 1/√2, दूसरा आपका 7√5 और तीसरा आपका 6 + √5। तो हालांकि कुछ बातें हमने पहले लिख दी, चूंकि आप तो आप बात समझ गई, थोड़ा सा हमने पहले लिख दी है कि थोड़ा समय हम लोगों का कम खर्च हो। तो पहला सवाल हमने उठाया 1/√2, तो हमने मान लिया, देखो जब भी इस तरह का सवाल हमने क्या कहा, हम इसका विरोध करते हुए हम ये मान लेंगे कि वो रैशनल है कि लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्रेरी दैट, कॉन्ट्रेरी होता है विरोध करते हुए, कॉन्ट्रेरी दैट 1/√2 इज रैशनल। तो यदि 1/√2 को हम रैशनल कह रहे हैं तो 1/√2 को a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है, सही आ रहा है ना, गुड। तो यदि a/b के फॉर्म में आप लिख पा रहे हो तो a और b क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम नंबर्स क्या, जिसके दो नंबर्स के कॉमन फैक्टर केवल 1 हो, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं हो, तो ये हो गया को प्राइम। अब हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, b में 1 से b और √2 में से √2a। अब a को नीचे लेकर आ गए तो b, जाहिर सी बात है जब कोई वैल्यू इक्वल की तरफ आती है तो नीचे आ जाती है, यदि वो मल्टीप्लाई के सिंबल में, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई से ऊपर छुपा हुआ है, तो b/a हो गया इज इक्वल टू √2। तो b/a कौन से फॉर्म का है, p/q के फॉर्म का है, तो b/a तो रैशनल है, लेकिन √2 क्या है, हमने थ्योरम 1.4 में ये देखा कि √2 एक इरेशनल है। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि b/a इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, देन इट इज रैशनल, बट क्या, बट √2 इज इरेशनल, जो कि हमने थ्योरम में देखा 1.4 में कि √2 एक इरेशनल है। तो जब √2 इज इरेशनल, सो तो ऐसी गलती क्यों पैदा होगी भाई कि एक नंबर आपको रैशनल आ रहा है और दूसरा इरेशनल आ रहा है, इसलिए गलती पैदा हुई, क्योंकि हमने शुरू में क्या मान लिया, गलत माना था बनाने के लिए। तो सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजिंग, यह गलती इसलिए पैदा हुई क्योंकि ऑफ आवर, क्योंकि हमारा मानना क्या था, गलत था। ये होता है एजम्पशन नहीं मानना, अज्यूम दैट, अज्यूम का एजम्पशन होता है आपको ये नाउन। तो आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, तो अब इसके बाद इसके ऊपर लिख देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। सो द कंक्लूडेड दैट, या फिर सो वी कंक्लूड, so we conclude that
1/√2 इज इरेशनल। चलिए उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ में आई होगी। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए भाई सवाल नंबर 3 का दूसरा बात कर लेते हैं हम लोग। हालांकि बिल्कुल हूबहू था, कुछ हमने चेंजिंग नहीं किया, तो बात समझोगे। दूसरा में क्या कहा 7√5 देख दिया आपने 7√5, फिर हमसे हमने उसका उल्टा माना। लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्रेरी दैट 7√5 इज रैशनल। ठीक है, तो यदि वो 7/5 को हमने रैशनल माना है तो ये a बाई बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्लियर, गुड। तो यदि a और b के फॉर्म में लिखा तो a और b क्या है बताओगे ना तुम, a b क्या है, तो a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। तो अब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो √5 यहीं पे था a और 7 में किससे किया b से, तो a अपॉन क्या आ गया 7b। सही जा रहे हैं ना, और बोला करो यार, बहुत बढ़िया। तो a अपॉन 7b ये कौन से फॉर्म को बता रहा है, p बाई क्यू के फॉर्म का फॉर्म को। तो a अपॉन 7b इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, देन इट इज रैशनल। बट क्या, बट वी नो दैट, लेकिन हम लोग जानते हैं कि √5 क्या है, √5 एक इरेशनल है। जब √5 इरेशनल आ गया, ऐसा कैसे हो गया भाई, ऐसा इसलिए हुआ कि इसलिए सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजिंग, यह गलती इसलिए पैदा हुई क्योंकि ऑफ आवर करेक्ट इंजर्शन, हमने शुरुआत में ये बातें गलत मान ली थी। गलत मानने के बाद हम कह सकते हैं क्या कि हेंस 7√5 इज इरेशनल। उम्मीद करते हैं आपको बातें अच्छी तरीके से समझ में आती होंगी। प्लीज वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, प्लीज पॉज द वीडियो नोट इट डाउन। चलिए भाई सवाल नंबर 3 का लास्ट यानी तीसरा की बात करते हैं। कह रहा है क्या कि 6 प्लस √5 को प्रूफ करना है कि आपको इरेशनल है। तो फिर से वही बात है, बिल्कुल आसान है देखा जाए तो फिर से वही बात मानेंगे। लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्रेरी दैट 6 प्लस √5 इज रैशनल। उसके बाद यदि 6 प्लस √5 रैशनल है तो इसे a बाई बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर a और b क्या होगी, को प्राइम नंबर्स। तो √5 को हमने यहीं पे रखा, 6 को उधर लेके गए, a माइनस बी माइनस सॉरी a अपॉन बी माइनस 6। √5 यहीं पर है, उसका इसका हमने एलसीएम लिया, नीचे 1 छुपा रहता है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे b हो गया, b में b से 1 यानी 1 में a से a माइनस b में 1 से b, अब b में 6 से मल्टीप्लाई तो 6b ये आ गया। तो ये जो फॉर्म आप देख पा रहे हो मेरे दोस्त, ये जो फॉर्म है ये फॉर्म आपको p बाई क्यू के फॉर्म का है। मैंने लिखा कि a माइनस 6b अपॉन b इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, तो देन इट इज रैशनल। यदि वो p बाई क्यू के फॉर्म में रैशनल है, लेकिन बट वी नो दैट, लेकिन हम जानते हैं कि √5 क्या है बोलिए, √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो सो दिस, तो अब बात ये आया, ये इरेशनल ये रैशनल ऐसा कैसे हो गया भाई, तो गलती मेरी थी जो हमने शुरू में गलती माना। तो सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजिंग बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, जो कि हमने जो माना था ये बातें बिल्कुल गलत थी। और इस गलत के सिद्धांत पे हम ये कह सकते हैं क्या, सो वी कैन से दैट, so we can say that 6 plus √5 is क्या, इरेशनल। हालांकि लास्ट वाला जो सवाल था थोड़ा सा हमने स्पीड में बताया, क्यों बताया स्पीड में, क्योंकि बातें बिल्कुल हो गई आसान थी, थोड़ा सा हमने स्पीड में इसको खत्म कर दिया। उम्मीद करते हैं बातें आपके समझ में आई होगी। थोड़ा सा यदि प्रॉब्लम है तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए, दोबारा समझने की कोशिश कीजिए, फिर भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कहिए, हम इस वीडियो को दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए फिलहाल आज में इतना ही। तो 1.3 हम लोग बिल्कुल खत्म हो गया। मतलब अगले वीडियो में, हालांकि अगले मतलब यानी करीब 12 या 13 घंटे के अगले वीडियो में हम 1.4 के एक्सरसाइज को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश करेंगे। चलिए फिलहाल आज में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जो कि इस लॉकडाउन के माहौल में और सब बच्चे की पढ़ाई जारी रह सके। चलिए फिलहाल आज में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।